हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूं उन मोटिवेशनल लोगों के बारे में या उनकी स्टोरी के बारे में या उनसे खुद जो आपको लाइफ जीने में सहयोग प्रदान करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपके गोल को अचीव करने में सहायता करेंगे। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे मेरे पिछले वीडियो के लिए इतना सारा सहयोग दिया, इतना प्यार दिया। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए। तो आज की कहानी एक ऐसे स्पेशल इंसान के बारे में है जिन्होंने अपनी रैग्स टू रिचेस की कहानी इस तरीके से जी, इस तरीके से लिखी कि पीएम मोदी जी भी कहते हैं कि अगर एक बार सुसाइड करने का मन करे तो कल्पना जी को कॉल कर लेना। उन्होंने अपनी कहानी को इस तरीके से बना दिया कि आज वो इंडिया के इवन वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं आगे आने के लिए। उन्होंने अपनी रैग्स टू रिचेस की कहानी को इतना ख़ास बना दिया कि सब उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, उनके बिजनेस स्किल को देख रहे हैं। एक समय था जब उनके पास रहने को घर नहीं था, आज वो बिल्डिंग बना करके बेच रही हैं, आज वो बिल्डर हैं। उनके पास चलने को गाड़ी नहीं थी पर वो आज मर्सिडीज़ और ऑडी जैसी गाड़ी में मुंबई की रोड पे सफ़र करती हैं। वो खुद आम है बट उनकी कहानी ना बहुत ही ख़ास है। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी से, उनकी स्टार्टिंग लाइफ से। कल्पना सरोज जी का जन्म 1961 में मुंबई के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। वो 3 बहनें और 2 भाई थे। घर एक सामूहिक परिवार था जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, चाचा चाची के बच्चे, इतने सारे लोग रहते थे। चूँकि पिता की आय सिर्फ 300 रुपये थी तो उस समय इस 300 रुपये की आय में जीना इतना आसान नहीं था। लेकिन तो भी उनके पिता एक ब्रॉड सोच के इंसान थे तो उन्होंने उनका स्कूल में दाखिला कराया और कल्पना जी 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई भी की। लेकिन उसके बाद उनके मामा जी की ज़ोर ज़बरदस्ती पे उनकी शादी कर दी गई। जी हाँ, 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई क्योंकि उनके मामा जी का कहना था कि जो लड़कियां होती हैं वो जहर की पुड़िया होती हैं, उन्हें घर में रखना अच्छी बात नहीं होती है। और उनका एम ही क्या है, उन्हें आगे जा कर के चूल्हा चौकी ही तो करना है, तो उन्हें अभी से ही इस चीज़ में डाल दो। वो उनके माँ बाप से कहा करते थे कि तुम लोग तो बहुत ही खुशनसीब हो कि इसके लिए मुंबई से रिश्ता आया है। सिर्फ उनके मामा जी ने ये देख कर के शादी कर दी गई कि कल्पना सरोज जी के लिए मुंबई से रिश्ता आया है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लड़का क्या करता है, लड़के के घर वाले क्या करते हैं। तो शादी के बाद जब कल्पना जी अपने ससुराल गईं तो वहाँ पे जो कंडीशन थी वो बहुत ही एडवर्स थी। क्योंकि कल्पना सरोज जी बहुत ही हाई क्लास फैमिली से नहीं बिलोंग करती थी पर वो एक अच्छी जगह पे रहती थी क्योंकि वो जो सरकारी कैंपस होता है उसमें रहती थी। लेकिन जब वो वहाँ गई तो वहाँ पे जो रहने की जगह थी वहाँ ठीक से छत नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। वो एक स्लम में रहती थी। एक छोटी सी लड़की, एक 12 साल की लड़की को एक सामूहिक परिवार में शादी कर दी गई। वहाँ पे वो 12 से 15 लोगों का खाना बनाती थी, घर का झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन करती थी, जेठ जेठानी के बच्चों को देखती थी, घर में कुछ पालतू पशु थे उनका भी ध्यान देना पड़ता था। पर इतने में भी वो जो ससुराल वाले थे, इन लॉज वाले थे, वो कल्पना जी से खुश नहीं थे। अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता था तो उनको बालों से पकड़ करके मारा जाता था। हमेशा गंदी गालियाँ दी जाती थी, बोला जाता था कि तेरी माँ ने यही सिखाया है, तू यही लेकर के हमारे यहाँ आई है, तू क्या करेगी। इस वजह से कल्पना सरोज जी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। और लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कैसा भी हो बीत जाता है। 6 महीने बाद उनके पिताजी उनसे मिलने उनके ससुराल गए। जब उनके पिताजी उनसे मिलने ससुराल गए तो कल्पना जी की इतनी बुरी हालत देख करके उनको बहुत ही ज़्यादा तरस आया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और वैसी ही स्थिति कल्पना जी की भी थी। वो फ़ौरन अपने पिताजी को लपट करके रोने लगी। और
इतनी कंडीशन बाप बेटे की ख़राब हो गई कि उनके पिताजी ने तुरंत फ़ैसला लिया कि अब वो कल्पना जी को यहाँ नहीं रहने देंगे, वो उन्हें अपने साथ रोपड़ खेरा ले जाएंगे। लेकिन वो लोग बहुत ही गंदे लोग थे। वो जिस तरीके से कल्पना को ट्रीट करते थे उसी तरीके से उनके पिताजी को भी ट्रीट करने लगे, उसी तरह की गालियाँ देने लगे और ये कहने लगे कि इसके साथ अभी हुआ ही क्या है, अभी तो इसे और पीटा जाएगा तब ये जा कर के सही होगी। उनके पिताजी को बहुत बुरा लगा और वो भी चूँकि एक पुलिस वाले थे तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने भी लड़ाई झगड़े किए और अपनी बेटी को लेकर के रोपड़ खेरा आ गए। अब कल्पना जी रोपड़ खेरा आ गई थी तो उन्हें लगा कि लाइफ हो सकता है आसान हो जाए। उनके पिताजी ने उनका फिर से स्कूल में दाखिला करा दिया और बोला कि बेटा जो भी कुछ हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत कराओ। पर ये जो समाज है ना, ये इतना आसान नहीं है। समाज के लोग इतना सिंपल नहीं सोचते, उनके लिए हर एक चीज़ एक बवंडर होती है और इस तरीके से वो कल्पना सरोज जी को टॉर्चर करने लगे। अब सिर्फ कल्पना सरोज जी को नहीं कहा जाता था, उनके माँ बाबा को भी कहा जाता था, क्योंकि उनके बाबा ने सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के एक ऐसा फ़ैसला लिया था जो बहुत कम लोग लेते हैं। वो अपनी बेटी को ले आए थे और उसको स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। तो वो ताने इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कल्पना सरोज जी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया, एक ऐसा डिसीज़न जिसको लेने के लिए बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं। जी हाँ, कल्पना सरोज जी ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो अपनी बुआ के घर गई, खटमल मारने की 3 बॉटल खरीदी और वो तीनों बॉटल पी करके अपनी बुआ के यहाँ रह गई। उन्हें लगा कि अगर वो बुआ के यहाँ जाएंगी तो उनका उपचार नहीं हो पाएगा और वो मर जाएंगी। लेकिन भगवान की नियति कुछ और थी। वो कल्पना सरोज जी को दूसरा मौका देना चाहते थे, इसलिए कल्पना सरोज जी को वक्त के पहले डॉक्टर मिल गए, उन्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया और कल्पना सरोज जी बच गई, उन्हें दूसरा मौका मिला। पर अब उन्हें लगा कि शायद लोगों की सिंपैथी उनके साथ रहेगी, लोग उन्हें प्यार करेंगे, उन्हें अटेंशन देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लोग उन्हें और बुरा भला बोलने लगे, उन्हें कहने लगे कि महादेव की बेटी ने ज़रूर कोई बहुत गलत काम किया होगा, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो कल्पना सरोज जी ने सोचा कि मैं इतना कुछ करके मरने जा रही थी, इसके बजाय मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं जीऊँ और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी इस तरीके से लिख दूँ कि लोग आगे भी मुझे याद करते रहें। तो कल्पना सरोज जी ने फैसला किया कि मैं बाबा की मदद करूंगी। बाबा की मदद करने के लिए वो उपले बना करके बेचती थी, कई घरों में भी काम करना शुरू किया था। चूँकि वो बुद्धिस्ट कास्ट की थी तो उनके साथ समाज में बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आते थे लोग, और पढ़ाई भी कम थी। बाबा ने दाखिला कराया था तो वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाई थी। तो चूँकि वो पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी तो उन्होंने तय किया कि मैं पुलिस में चली जाती हूँ और समाज की और देश की सेवा करती हूँ। पर जब वो वहाँ गई तो उन्हें कहा गया कि तुम एक तो अंडर एज हो और तुम्हारी जो एजुकेशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, तो तुम अभी और पढ़ाई करो, उसके बाद हम तुम्हें पुलिस में ले लेंगे। फिर वो आर्मी में जाना चाहती थी पर आर्मी के प्रयास भी असफल रह गए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नर्सिंग कर लेती हूँ, मैं नर्सिंग में चली जाती हूँ और मैं इस तरीके से देश की सेवा करूँगी। लेकिन उसमें भी वो असफल रहीं। अंत में क्या था, एक बुद्धिस्ट कास्ट का इंसान जो अंडर एज है, जिसकी एजुकेशन भी नहीं है, वो क्या करेगा, खेतों में काम करेगा। तो कल्पना जी को ये कहीं से भी मंजूर नहीं था कि वो खेतों में काम करें। इस वजह से उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि प्लीज़ मुझे मुंबई भेज दो मामा के यहाँ। उनके मामा मुंबई में रहते थे और दादर में पापड़ बेचने का काम करते थे। उनकी माँ ने उन्हें मुंबई भेज दिया, उनके लिए एक फ़ैसला लिया और उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मुंबई भेज दिया। तो जब वो मामा के यहाँ गई तो मामा ने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या आता है। तो उन्होंने कहा मुझे सिलाई आती है, तो मेरा कहीं ऐसी जगह काम लगवा दो जहाँ मैं सिलाई और बुनाई कर सकूँ। तो मामा ने वहीं पे अपनी एक जान पहचान के यहाँ, जिनका मिल का काम चलता था सिलाई का, वहाँ सन मिल्स में उनकी नौकरी लगवा दी। बट वो समाज से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी और इतनी डिप्रेस थी कि जब वो पहली बार सिलाई मशीन पे बैठी तो उनसे मशीन ही नहीं चली। वो काँप रही थी, मशीन उल्टी सीधी भाग रही थी, वो सिलाई नहीं कर पाई।
तो उस जो मिल की ओनर थी उन्होंने कल्पना सरोज जी को बहुत बुरा भला कहा। उनसे कहा कि मैंने तुम्हें फालतू में रख लिया, तुम्हें तो काम भी नहीं आता है, तुम तो बोलती थी कि मुझे काम आता है, तो मैं तुम्हें नहीं रख पाऊँगी। कल्पना सरोज जी ने बहुत ही ज़्यादा अनुनय विनय किया, कहा कि मैडम प्लीज़ मुझे रख लीजिए, मैं काम सीख जाऊँगी। तो उन्होंने कल्पना सरोज जी को 2 रुपये प्रतिदिन पे धागा काटने का काम दिया। वो जो कपड़े आते हैं सिल करके उसमें जो एक्स्ट्रा धागा बचता है वो धागा काटने का काम कल्पना सरोज जी करती थी। उन्होंने 1.5 महीने तक ऐसे ही काम किया, लेकिन वो हारी नहीं, वो कहीं कि मैं काम करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। तो लोग जब चाय पीने या खाना खाने चले जाते थे कैंटीन में, तो उस समय कल्पना सरोज जी मशीन चलाना सीखती थी। जब 1.5 महीने पूरे हो गए तो उन्होंने मिल की ओनर से कहा कि मुझे अब सिलाई मशीन चलानी आ गई है, आप मुझे प्लीज़ सिलाई करने का काम दीजिए। तो ओनर ने उन्हें सिलाई का काम दिया और पहले ही महीने उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने 175 रुपये कमाए। 1 महीने के 175 रुपये कमाए। उसके पहले वो 2 रुपये प्रतिदिन 60 रुपये महीने पे काम करती थी। इस तरीके से वो सिलाई आ गया। उन्होंने एक मशीन और ली, उसे घर पे रख दिया। दिन में वो मिल में काम करती थी, रात में वो अपने घर पे 2 बजे 3 बजे तक सिलाई करती थी, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अपने बाबा को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही मेहनत करती थी और काम करती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा घटा कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। उन्होंने पैसों की कमी की वजह से अपनी बहन को खो दिया। चूँकि उनकी बहन को स्टमक कैंसर था और उनके इलाज के लिए उन्हें 2000 रुपये चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने पैसों की कमी की वजह से अपनी बहन को खो दिया। उनके पापा का रिटायरमेंट हो चुका था, इसलिए जब उन्होंने मिल में काम शुरू किया तो वो अपने मम्मी पापा भाई बहनों को भी अपने साथ मुंबई में ले आई। 40 रुपये महीने का रेंट का रूम ख़रीदा और उस रूम में रह करके वो काम करती थी, उनके घर वाले रहते थे। पर उनकी लाइफ में जो पैसे आ रहे थे वो इतने नहीं थे कि वो उससे अपनी बहन का इलाज करा पाती या कुछ सेविंग कर पाती या कुछ और कर पाती। तो कल्पना सरोज जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं कम से कम अपने क्लोज़ वन को मैं खो न सकूं, उनका मैं इलाज करा सकूं। तो कल्पना सरोज जी को एक लोन का पता चला। वो लोन बुद्धिस्ट को मिलता था जिससे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू किए, लेकिन उन्हें ये भी पता चला कि लोन जो एजेंट पास करवाता है वो 10 से 15 हज़ार रुपये ले लेता है। कल्पना सरोज जी को कहीं से भी ये मंजूर नहीं था कि वो 10 से 15 हज़ार किसी दूसरे इंसान को दे दें। उन्हें लगा कि जब वो 10 से 15 हज़ार दूसरे इंसान को दे देंगी तो वो खुद का क्या बिज़नेस शुरू करेंगी। इसी वजह से वो पूरे कागजात बनवाती रहीं, खुद से सारा काम करती रहीं, लेकिन उनकी मुलाकात एक नेक इंसान से हुई जिन्होंने बिना एक भी रुपए लिए उनका 50,000 रुपये का लोन पास करवा दिया, जिससे कल्पना सरोज जी ने अपनी एक फ़र्नीचर की दुकान शुरू की। उन्होंने फ़र्नीचर की दुकान इसलिए शुरू की क्योंकि वो घर पे सिलाई का काम कर लेती थी। पहले वो सिलाई की दुकान शुरू करना चाहती थी, पर उन्होंने फ़र्नीचर की दुकान शुरू की क्योंकि उनके यहाँ जो अलमारी के दरवाजे वगैरह होते थे बहुत सस्ते में मिल जाते थे और वो इधर मुंबई में महंगे बिकते थे। तो उन्होंने फ़र्नीचर की दुकान शुरू कर ली, फ़र्नीचर की दुकान शुरू की। पर वो होता है ना कि एक जो बड़ा इंसान होता है वो कभी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता है कि वो खुद कमाए और आसपास गरीबी देखे। कल्पना जी इस चीज़ से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी कि आसपास के लोग भूखे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके घर में खाने को रोटी नहीं है। इसलिए कल्पना सरोज जी ने एक संगठन बनाई, सुशिक्षित बेरोजगार संगठन, जिसके थ्रू वो लोगों को लोन दिलवाती थी। अब क्या था, कल्पना सरोज जी सारी चीज़ें जान गई थी कि लोन में कौन कौन से कागज़ चाहिए, कैसे काम होगा। तो वो ऑफिसर्स को अपने के यहाँ बुला लेती थी और जिनको लोन लेना है उनको भी अपने के यहाँ बुला लेती थी और दोनों लोगों को मिला देती थी। इससे दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी, किसको लोन देना है, किसको लोन चाहिए और क्या कागज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ से ही बन जाती थी। तो इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों को लोन दिलवाया और वो बताती हैं कि इस सुशिक्षित बेरोजगार योजना में उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन लोगों को दिलवाया, जिससे लोग ऑटो खरीदते हैं, सैलून खोलते हैं या कुछ अलग काम करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो कर्मा था वो घूम रहा था और उनकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही थी। अब लोग उन्हें जानने लगे थे, लोग अपने काम को लेकर के उनके पास आते थे और शायद उनके ऊपर भगवान की दया थी कि वो लोगों का काम करती थी। इसी तरीके से एक डिस्प्यूटेड ज़मीन का केस कल्पना सरोज जी के पास आया, जिस पे बहुत सारे केस थे, सीलिंग एक्ट था।
तो वो ज़मीन थी तो 50 लाख की, लेकिन उसका जो ओनर था वो 2.5 लाख रुपए में ही कल्पना जी को बेचना चाहता था। उनको पता थी कि वो ज़मीन डिस्प्यूटेड है, और लेकिन उन्होंने वो ज़मीन ले ली। और चूँकि वो जो व्यक्ति था जो 2.5 लाख रुपए का ज़मीन बेचना चाहता था, उसे अर्जेंटली सिर्फ 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। कल्पना सरोज जी ने दया खा करके उस इंसान की ज़मीन ले ली, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये बाकी का पैसा भी देना है और ये 1 लाख भी चला गया है, तो ये मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं इसे कैसे करूं कि मैं इससे उभर पाऊं। वो बहुत सारे ऑफिसर से मिले, लोगों ने बोला इस ज़मीन का कुछ भी नहीं हो सकता है, इस पे बहुत सारे केस है, पर कल्पना जी लगी रही, मेहनत करती रही, ऑफिसेस के चक्कर काटती रही, वकीलों के पास जाती रही, और अंत में कल्पना जी ने उस ज़मीन का केस सॉल्व करा दिया। अब उस ज़मीन की वाकई कीमत 50 लाख रुपए थी। तो फिर उसके बाद वो एक सिंधी बिजनेस पार्टनर से मिले, जिनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके 65:35 का रेशियो बना करके उस ज़मीन पे बिल्डिंग बनी, और वो बिल्डिंग बेची गई, जिससे उन्हें 4.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पर इन सब के बीच में कल्पना सरोज जी एक बहुत बड़ी मुसीबत को झेल रही थी, क्योंकि वो महिला थी और वो बुद्धिस्ट थी। तो लोगों से ये सहा नहीं गया कि एक औरत कैसे बिल्डर बन सकती है, एक औरत कैसे इतनी बड़ी ज़मीन का मामला कैसे सॉल्व करा सकती है। तो मुंबई के गुंडों ने उनको उनकी सुपारी दे दी, लेकिन वो कर्मा था उनका, पॉजिटिव काम जो उन्होंने लोगों के लिए किया था, वो घूम करके फिर से उनके पास आया। उन्होंने एक गुंडे के भाई को लोन दिलवाया था। तो वो बंदा आया और कल्पना सरोज जी से कहा कि आपकी सुपारी दे दी गई है, तो प्लीज़ आप चली जाइए, नहीं तो यहाँ पे लोग आपको मार देंगे। तो कल्पना सरोज जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो गई कमिश्नर के पास, कमिश्नर जी को सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं आपको सिक्योरिटी दे देता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर लूँगी, आप मुझे सिर्फ लाइसेंस्ड रिवॉल्वर दिलवा दीजिए। कमिश्नर जी ने एक दिन में, सिर्फ एक दिन में लाइसेंस्ड रिवॉल्वर कल्पना जी को दिलवा दी, और कल्पना जी अपना काम करती रहीं। इस तरह से वो शुगर मिल की भी मालकिन बनी, शुगर मिल का भी केस सॉल्व कराया, उसकी भी मालकिन बनी, और अच्छे अच्छे काम करती रहीं। इसी तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उनकी हो रही थी। अचानक उनके पास केस आया कमानी ट्यूब्स का, जिसकी वो प्रेजेंट में CEO हैं और 2000 करोड़ की मालकिन है। चूँकि कमानी ट्यूब्स एक बहुत बड़ी कमानी थी, जिसको KN कमानी ने शुरू किया था, पर 1985 में वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से वो कंपनी बंद कर दी गई। लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी थी जिसके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सीका एक्ट पास हुआ। सीका एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपनी मालिक को न देकर के वर्कर्स को दे दी चलाने के लिए। पर वर्कर्स तो वर्कर ही होते हैं, उन्हें उतनी सोच समझ नहीं होती है कंपनी चलाने की। तो उन्होंने 85 से लेकर के 95 तक कंपनी चलाई, 87 से लेकर के 95 तक कंपनी चलाई, लेकिन उसमें वर्कर्स ने कंपनी का सब कुछ ख़त्म कर दिया था। कंपनी की ज़मीन बेच दी थी, कंपनी बहुत बुरे हालात से चल रही थी, कंपनी की सारी मशीनरी बेच दी थी, कंपनी के पास कुछ था ही नहीं। तो अंत में क्या हुआ कि टाटा ने बिजली काट दी और BMC ने पानी देना बंद कर दिया। तो IDBI से कंपनी को लोन मिला था, तो IDBI बैंक दूसरे प्रमोटर को खोजने लगा कि कंपनी दूसरा कोई इंसान चलाए। तो उसी केस को लेकर के कमानी ट्यूब्स के जो वर्कर थे वो कल्पना जी के पास आए, बोले मैडम आप कंपनी ले लो। तो कल्पना जी शॉक्ड रह गई, उन्हें लगा मैं कैसे कंपनी ले सकती हूँ, मैं अभी ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मेरा इतना एक्सपीरियंस, मैं बिल्डर हूँ, मैं कंपनी कैसे चला सकती हूँ। उन्होंने वर्कर से कुछ दिनों का टाइम लिया और अपने क्लोज़ वंस से जो उनके पार्टनर थे या जो उनके साथ काम करते थे उनसे पूछा कि ये लेना कंपनी सही रहेगा कि नहीं। सब ने मना कर दिया कि ये फुल लॉस है, तुम अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ कमाई हो वो सब ख़त्म कर दोगी इस कंपनी को लेने के चक्कर में। लेकिन वर्कर्स आते रहे, वर्कर बताते रहे कि कंपनी 3 साल से बंद है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं। 39 वर्कर्स ऑलरेडी मर चुके थे। तो कल्पना जी ने सोचा कि मैं हूँ क्या, मैं कोई बहुत बड़ी इंसान तो हूँ नहीं, मैं ये सारे काम इसलिए कर रही हूँ कि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ, वर्कर्स को आगे बढ़ा सकूँ। तो
तो मुझे ये कंपनी लेनी है। कल्पना जी कंपनी लेने को तैयार हो गई। 2000 में कंपनी कल्पना जी को दे दी गई। कल्पना जी को कंपनी दी गई, उसके पहले जितने बैंकों ने कमानी ट्यूब्स को लोन दिया था वो सारे लोग आए, कल्पना जी को समझाए कि देखिए आपको हाफ सैलरी सारे वर्कर की देनी पड़ेगी, डे टू डे के सारे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद भी आपने लोन नहीं भरा कंपनी पे 116 करोड़ का लोन है और 140 केसेस हैं, तो अगर आपने लोन नहीं भरा तो आपके ये सारे पैसे डूब जाएंगे और आपको कंपनी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कल्पना जी ने कंपनी लेने के लिए कहा और कंपनी ले लिया। जब वो 2000 में कमानी ट्यूब्स में आई तो उनका सबसे बड़ा काम ये था कि वो जानना चाहती थी कि 116 करोड़ का लोन हुआ तो हुआ कैसे। जब कंपनी काम ही नहीं कर रही थी तो ये 116 करोड़ रुपए का कैसे लोन में आए। तो उन्होंने 10 लोगों की टीम बनाई जो अपनी अपनी जगह में स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने सब कुछ पता लगाया। 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिससे पता चला 116 करोड़ में हाफ से भी ज़्यादा पेनाल्टी है और इंटरेस्ट है। तो उन्हें लगा कि अगर मैं ये पेनाल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करवा दूंगी तो शायद मैं ये कंपनी चला सकूं। और ये कौन माफ़ करेगा, 10 लोगों के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई। फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई और उनसे कहा कि साहब अगर आप इसको माफ़ कर देते हैं तो मैं आपका जो बचा हुआ अमाउंट है मैं उसको आपको दे दूंगी। फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कंपनी पूरी तरह से लिक्विडेशन में चली गई थी और वो कुछ भी ना भर पाती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको तो माफ़ कर दूंगा 50%, लेकिन अगर आप ये जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उसको 1 साल में दे देती हैं तो मैं उसमें से भी 20% माफ़ कर दूंगा। तो कल्पना जी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सोचा कि उन्होंने क्या कहा है, तो उस क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की और उन्होंने लोन 1 साल में ही भर दिया। 1 साल में भर दिया तो उनका 20% भी माफ़ हो गया। तो 50% से भी कम मिला उन्हें पैसा भरने के लिए। उन्होंने भर दिया और जो वर्कर्स का पैसा था जो हाफ़ पेमेंट करनी थी वो 3 महीने में ही कर ली। उसके लिए उन्होंने अपने यहाँ एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर जी को बुलाया और उनके थ्रू 3 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक वर्कर्स को दिलवाया, जिससे वर्कर्स उनको इतना मानने लगे, उनका इतना सम्मान करने लगे कि उन्हें माँ भवानी का दर्जा दिया। इस तरह से कल्पना जी काम करती रही, आगे बढ़ती रही। उनके बारे में एक केस और बहुत फेमस हुआ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बहुत मानती थी, भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत मानती थी। तो वो एक बार लंदन गई थी और जब भी वो लंदन जाती थी तो वो अम्बेडकर जी के घर पे ज़रूर जाती थी। जब वो एक बार अम्बेडकर जी के घर पे गई तो वहाँ पे उन्होंने उनके घर को सेल में देखा। उनके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था सेल का। उन्हें इस बात से बहुत कष्ट हुआ, चूँकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, ना ही किसी NGO के पास इतना पैसा था जो अम्बेडकर जी का घर खरीद सके। तो वो आई और 2014 में उन्होंने मोदी जी से मिली, बोले कि प्लीज़ आप ये घर ख़रीद लीजिए, ये बहुत बुरा होगा कि अम्बेडकर जी का घर बिक जाए और कोई और ख़रीदे। तो मोदी जी ने पूछा कि क्या अमाउंट चाहिए उस घर को ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने बोला 40 करोड़ रुपए। तो मोदी जी ने बोला कि ये 40 करोड़ रुपए पीनट है अम्बेडकर जी के घर खरीदने के लिए। तो मोदी जी ने 2014 में वो घर खरीद लिया और 2015 में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उस घर को खरीदने के लिए कह दिया। इसलिए कल्पना जी और भी फेमस हो गई। अब तो उन्हें मोदी जी भी जानने लगे थे। वो बहुत सारा सोशल काम करती थी, लोगों की भलाई का काम करती थी। हमेशा उन्होंने कितनी बार अपनी जान को खतरे में डाल करके लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने बाद में 22 साल की उम्र में 1980 में एक स्टील के व्यापारी से शादी भी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। पर उनकी किस्मत में शायद इतनी अच्छी खुशी थी ही नहीं। तो 1987 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उन्होंने फिर से अभी शादी की है किसी इंसान से। और कल्पना जी आगे बढ़ रही हैं, हमें मोटिवेट कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। आप ये सोचें जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, आज वो IIM बेंगलोर की गवर्नर हैं, भारतीय महिला बैंक में की गवर्नर हैं, उनके साथ TEDx में की वो स्पीकर हैं। वो बहुत सारे काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं।
तो कल्पना जी से मैं तो खुद बहुत मोटिवेट हुई हूँ। वो हमेशा अपनी स्पीच में बोलती हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं एक बुद्धिस्ट कास्ट की महिला थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझे किसी बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी, तो मैं इतना आगे आई हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप भी आगे आइए, मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, आगे आते रहिए, काम करते रहिए। जब मैं उस समय इतने साल पहले इतना काम कर सकती हूँ तो आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है। अधिकतर क्या होता है कि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो बहुत हार मान जाते हैं। तो कल्पना जी उन लोगों के लिए कहती हैं कि मुझे तो बिज़नेस की कोई नॉलेज नहीं थी, मैं बिज़नेस कर रही हूँ, आपने तो बिज़नेस की पढ़ाई की है तो आप भी बिज़नेस में ट्राई कीजिए, छोटे से ही शुरू कीजिए पर आगे बढ़ते रहिए, कभी हार मत मानिए, कभी जीवन को खोने की कोशिश मत कीजिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगली बार किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं या चाहती हैं। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to follow me on Instagram. My Instagram handle is sayoni_menka. Bye bye, good night, namaskar.